दोस्तों नमस्कार। भारत की राजनीति में विपक्ष इतना कमजोर कभी नहीं था। भारत की राजनीति में सत्ता इतनी ताकतवर कभी नहीं थी। भारत की राजनीति में सत्ता के खिलाफ खड़े होते हुए मुद्दे और उन मुद्दों का अंबार इससे पहले इतना बड़ा कभी नहीं था। भारत की राजनीति में संसद भवन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के फैसलों को लेकर जब सड़क पर भी उंगलियां उठने लगे तो ऐसे सवाल इससे पहले कभी नहीं थे। भारत का मीडिया, भारत की नौकरशाही, भारत के संवैधानिक संस्थान, भारत की आरबीआई, भारत का इलेक्शन कमीशन, भारत के भीतर हिंदुत्व का जोर, भारत में धर्म की राजनीति, तमाम परिस्थितियों को परखते चले जाइएगा। ऐसी स्थिति इस देश के भीतर में इससे पहले एक साथ कभी नहीं जुटी थी। लेकिन विपक्ष इतना कमजोर कभी नहीं था। सवाल चुनाव जीतने का नहीं है। चुनाव तो कर्नाटक में भी जीते, मध्य प्रदेश में भी जीते, राजस्थान में भी जीते हैं और छत्तीसगढ़ में भी जीते हैं। जीते तो झारखंड में भी हैं, गोवा में भी एक वक्त जीते और एक वक्त उत्तराखंड में भी जीते। लेकिन जीतती हुई राजनीतिक सत्ता को भी कैसे सत्ता से हटाया जा सकता है, यह सियासत इससे पहले कभी नहीं थी। तो क्या वाकई विपक्ष की राजनीति ही मोदी सत्ता को ऑक्सीजन देती है? क्या वाकई इस देश के भीतर में विपक्ष जिन लोकतांत्रिक परिस्थितियों का राग अलापते हुए संघर्ष करने के लिए मैदान में उतरता है, उसका लाभ अलोकतांत्रिक होती राजनीतिक सत्ता को मिल जाती है? परत दर परत परिस्थितियों को अगर पलटना शुरू कीजिएगा तो कुछ सवाल आपके जहन में जरूर आएंगे। जासूसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? राफेल डील को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? इस देश के भीतर में इलेक्ट्रल बॉन्ड तक को लेकर इलेक्शन कमीशन को हाशिए पर ढकेल दिया गया। कहा गया संसद की ही चलेगी, इलेक्शन कमीशन का इसमें कोई योगदान नहीं है। इस देश के भीतर में राज्यपालों की कोई अहमियत है क्या इस देश की राजनीतिक सत्ता के सामने? इस देश में कैबिनेट मिनिस्टर्स जो लगातार अलग अलग मंत्रालयों को संभालते हैं, चाहे वो इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर हों या फिर किसी भी पद पर बैठे हुए कोई भी मंत्री हो, क्या उनका केंद्र सिर्फ एक व्यक्ति के इर्द गिर्द आकर सिमट नहीं गया है? इस देश के भीतर में नौकरशाही में भी किसकी नियुक्ति किस तरीके से होगी, क्या वह भी एक जगह आकर सिमट नहीं गई है? जरा सिलसिलेवार तरीके से आज परखने की कोशिश कीजिए, तब यह सवाल आएगा हमारा विपक्ष ही कहीं वाकई अपनी राजनीति के जरिए इस देश की राजनीतिक सत्ता को ताकत तो नहीं देता है? और एब्सोल्यूट पावर जो मौजूदा सत्ता के पास है उसको देने का काम इस देश के भीतर विपक्ष की राजनीति तो नहीं किया है, जिसके अपने अंतर्विरोध आपस में टकराते हैं, जिसके अपने राजनीतिक विजन भविष्य के अपराधों तले छुपाने के लिए डर से भयभीत होकर छुप जाती है और राजनीतिक सत्ता संवैधानिक चीजों को अपनी हथेलियों पे लेते हुए इस देश में राज करती है। परिस्थितियों को पलटिए, क्योंकि संसद हो, जांच एजेंसी हो, अदालत हो, धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर जो राजनीतिक बवंडर हो, विधायकों को तोड़ना हो, राष्ट्रवाद का गुणगान हो, राजनीतिक सत्ता खुले तौर पर करती है। लेकिन विपक्ष की निगाहों में एक ही शख्स रहता है, नाम है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुद्दों के आश्रय लोगों को सचेत करना, जगाना या आने वाले वक्त में भारत के भविष्य को उससे जोड़ना, विपक्ष यह काम नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे सिर्फ राजनीतिक जीत चाहिए और राजनीतिक जीत के तौर तरीके इस दौर में आकर बदल गए हैं। अगर आप मुद्दों पर आएंगे तो महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है। इस देश के भीतर टैक्स वसूली जिस तर्ज पर होती है, चाहे वो जीएसटी की हो या इनडायरेक्ट टैक्स के तौर पर हो या कॉर्पोरेट टैक्स में माफी का सवाल हो, इस देश के भीतर में बैंकों की जो खालस्ता हालत हो चली हो, उसमें एनपीए की परिस्थितियां हो, चाहे इस देश में कॉर्पोरेट के ऊपर बढ़ता हुआ एनपीए हो, जो व्यापार घाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ा हुआ हो, जो खनन का क्षेत्र और उसमें भी कोयले खनन तक की लूट या फिर कोयले को लेकर कम परिस्थिति दिखाते हुए इंपोर्ट की परिस्थितियां पैदा कर देना। एनसीएलटी क्यों बना, आईबीसी क्यों बना? इस देश के भीतर एनसीएलटी और आईबीसी के बनने के बाद कितनी हजारों कंपनियां एक झटके में खुद को दिवालिया घोषित क्यों करने लगी? और इन दिवालिया होती कंपनियों को कौन खरीद रहा है, उससे किसे मुनाफा मिल रहा है? इस दौर में डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन, मोनेटाइजेशन,
अंबानीज, अडानीज, जो भी जिक्र करना है करते चले जाइए, आखिर में आकर आप उस करेंसी पर टिकेंगे जिसकी कीमत डॉलर के मुकाबले इस दौर में कम हो गई है। इस दौर में मीडिया नतमस्तक क्यों हो गया? इस दौर में मुस्लिम राजनीति के हाशिए पर क्यों पहुंच गया? इस दौर में जो भी परिस्थितियां देश के पीएसयू से जुड़ी हुई थी वह भी खत्म होती हुई क्यों चली गई? मुद्दों की भरमार है, लेकिन विपक्ष अपने तौर पर इस देश में वह अलख क्यों नहीं जगा पा रहा है? क्या इसलिए जगाता नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि मीडिया दिखाएगा नहीं, या फिर इसलिए नहीं दिखा पाता है कि वो समझ गया है कि दरअसल जिस देश के भीतर में कैबिनेट मिनिस्टर्स, राज्यपालों की भूमिका, राज्यसभा के भीतर भी सांसद कौन चुने जाएंगे और किसे लाया जाएगा, किसे हटाया जाएगा, किसकी उम्र कब की होगी, उससे कौन सा काम कैसे लेना है, यह भी सिमट जाए अगर पीएमओ में। और इन सब के बीच जो इस देश के इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके जो हेड होंगे, उसकी नियुक्ति भी सिर्फ एक ही दरबार से अगर हो रही हो, जो कॉन्स्टिट्यूशनली इससे पहले कई लोगों के सामूहिक निर्णय से हुआ करती थी, वह भी अगर सिमटती चली जाए। मसलन इस देश के भीतर में सीवीसी कौन होगा, सीएजी कौन होगा, सीबीआई का हेड कौन होगा, ईडी का हेड कौन होगा, सेबी का हेड कौन होगा, नीति आयोग किसके हाथ में होगा और एक झटके में किसे और क्यों हटा दिया जाएगा, इलेक्शन कमीशन में कौन सबसे ऊपर में बैठा हुआ नजर आएगा, जो जजेस की नियुक्ति है उसको लेकर कोई क्या सोचते हैं। अगर आप ध्यान दीजिए तो एक परिस्थिति में पुराने दौर की जो भी लोकतांत्रिक परिस्थिति अगर आपके जहन में कहीं आती हो तो वह चीजें बदल गई, या फिर यह सोचते हो कि एक स्वतंत्रता हर संस्थान और नौकरशाही के साथ जुड़ी रहती है, वह भी खत्म हो गई। विपक्ष के पास मुद्दों की भरमार है, लेकिन इसके ठीक समानांतर एक चीज और यहां पर परख लीजिए, क्योंकि जब इस देश के भीतर बीजेपी की सत्ता का जिक्र होता है वैसे ही आरएसएस का जिक्र भी होता है, लेकिन आरएसएस के भीतर भी 4 महत्वपूर्ण संस्थान जो उसके अपने हैं, उनकी स्थिति क्या रही और उनसे जुड़े मुद्दों का हश्र क्या हुआ, और उसे संभालने वाले लोग किस तरीके से अगर सत्ता से सवाल करें जो कि उनके अपने प्रचारक ही सत्ता में है, उनको भी दरकिनार कर दिया गया। जैसे भारतीय मजदूर संघ यानी बीएमएस, स्वदेशी जागरण मंच एसजेएम, विश्व हिंदू परिषद वीएचपी, या फिर किसान संघ। ध्यान दीजिए, इनसे जुड़े मुद्दों को जिस रूप में कॉर्पोरेटाइजेशन कर दिया गया, उसमें संघ की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपने इन ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर सवाल करे कि आने वाले वक्त में आपके जहन में क्या विजन है। इस देश के भीतर इतने वर्षों से आप काम कर रहे हैं और आरएसएस 1925 में बनी, वह भी खत्म हो गया। यानी सवाल सिर्फ एब्सोल्यूट पावर का और अनडेमोक्रेटिक सिचुएशन का इस देश के कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन भर का नहीं है। इस देश के भीतर में सामाजिक तौर पर भी दबाव को खत्म कर दिया जाए और एक नई परिस्थिति को कैसे डेवलप किया जाए, यह राजनीतिक सत्ता की ताकत रही। इस राजनीतिक सत्ता के समानांतर विपक्ष की मौजूदगी संसद में नजर आती है। बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से उस संसद के भीतर में जिस संसद को कैसे चलाना है, और अगर सिरों को गिनिएगा तो बहुमत जिसके पास है उसी हिसाब से विधेयक भी पास होंगे, उसी लिहाज से किसी मुद्दे को बहस के पटल पर लाया भी जाएगा और उसी के हिसाब से बहस नहीं भी होने दी जाएगी, चाहे संसद चले या ना चले। तो संसद भी राजनीतिक सत्ता के हाथ अगर एक खिलौना बन जाए और विपक्ष अपने आप को वहां पर अपाहिज सा महसूस करे, तो यह विपक्ष कमजोर हो चला है या फिर संसद की ताकत के भीतर उसकी कोई ताकत नहीं बची है। इन दोनों की बीच की लकीर पर आज खड़े होकर जरा विपक्ष की राजनीति को टटोलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि विपक्ष की राजनीति बार बार उन लोकतांत्रिक पहलुओं को देखना चाहती है जो इससे पहले की राजनीति में बड़े महत्वपूर्ण रहे, लेकिन मौजूदा वक्त में वह सब कोई मायने नहीं रखते हैं। सवाल है चुनी हुई सत्ता में विधायकों की खरीद फरोख्त या डराना धमकाना। इसको खुले तौर पर विपक्ष कहता जरूर है, लेकिन इसकी काट उसके पास नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई आंदोलन नहीं है, क्योंकि उसके पास अपनी करप्शन को छुपाने की स्थितियों के बाद खड़े हो पाने की सोच नहीं है। तो क्या वाकई विपक्ष इस दौर में सबसे कमजोर है? इस देश के भीतर की जांच एजेंसियां जब
पता है कि कानूनी तौर पर जांच एजेंसियों को जिस रूप में काम करना चाहिए वह कानून से ज्यादा राजनीतिक तौर पर काम कर रही है, तो इन जांच एजेंसियों को राजनीतिक तौर पर चैलेंज कर पाने की स्थिति में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं आ पाती है। वह कानून के आश्रय, चाहे वो सीबीआई का दरवाजा हो या ईडी का दरवाजा हो या आईटी का नोटिस हो या फिर कुछ भी हो, इस देश के भीतर में सीएजी की रिपोर्ट भी पार्लियामेंट में नहीं रखी जा रही है, लेकिन विपक्ष के निशाने पर एक ही शख्स है जो एब्सोल्यूट पावर के साथ मौजूदा सत्ता में मौजूद है। यानी इस देश के भीतर लोकतंत्र के आश्रय और संवैधानिक परिस्थितियों के आश्रय अगर देश कमजोर हो रहा है तो विपक्ष की भूमिका क्या होनी चाहिए, क्या यह बताया जाए, और उसको किस रूप में अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए, क्या यह भी बताया जाए। क्योंकि कानूनी प्रक्रिया के आश्रय पूरा का पूरा विपक्ष नतमस्तक हो जाता है कि नहीं नहीं, कानून का पालन तो करना पड़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ कानून को राजनीतिक तौर पर कैसे ढाल दिया जाए और तमाम जांच एजेंसी या इस देश के भीतर के सारे निर्णय अगर राजनीतिक तौर पर लिए जा रहे हो तो फिर उस राजनीति का क्या कीजिएगा जो लोकतंत्र के आश्रय कभी कानून, कभी इस देश की संसद की दुहाई देती हो। यह एक मुश्किल सवाल है और शायद इसीलिए धर्म की भी राजनीति इस देश के भीतर होती है तो धर्म का पाठ भी विपक्ष पढ़ा पाने में सक्षम नहीं है। वह इसी में फंस जाता है कि वह मुस्लिम तुष्टीकरण में अभी तक फंसा हुआ था क्या, जबकि मुस्लिम इस दौर में राजनीतिक तौर पर हाशिए पर चला गया। संघर्ष कैसे इस देश में बतौर नागरिक करना है, संघर्ष इस देश के भीतर इस देश के लिए कैसे करना है, यह चीजें एक झटके में विपक्ष की राजनीति से गायब हो गई। यानी संगठन के तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज अपनी पार्टियों को खड़ा तो करती है, लेकिन विपक्ष समूचे तौर पर अपने आपसी अंतर्विरोध में उलझकर उस राजनीतिक सत्ता को ताकत दे देता है जो राजनीतिक सत्ता समूचे विपक्ष को खत्म करने पर आमादा है। यही परिस्थिति इस देश में राष्ट्रवाद के नाम पर उभर कर आती है। नेशनलिज्म से ओतप्रोत देश का कौन शख्स नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी राष्ट्रीयता के तहत यहां तक कि सेडिशन कानून पर सुप्रीम कोर्ट को आखिर में बोलना ही पड़ गया, क्योंकि यह अंग्रेजों के दौर की परिस्थितियां थी और यह सेडिशन एक्ट तो महात्मा गांधी तक पे लगा था। लेकिन मौजूदा वक्त में जब सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या करने की शुरुआत की तो सत्ता ने इसलिए उस पर कोई सवाल नहीं उठाया क्योंकि उसके पास एक दूसरा अंतर है, यूएपीए भी है, जिसके तहत जमानत मिलना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होता है और जमानत ना मिले और बंद कर दिया जाए तो एक लंबी कतार आपको मिलेगी। लेकिन उसमें एक चीज और ध्यान दीजिए, इस दायरे के भीतर में जर्नलिस्ट आता है, एक्टिविस्ट आता है, जो सरकार से सवाल करता है वह भी आता है, लेकिन कोई पॉलिटिशियंस के ऊपर आप नहीं देखेंगे वो विपक्ष की राजनीति करता हुआ पॉलिटिशियन ही क्यों ना हो। यूएपीए उस पे नहीं लगा। सवाल यह है कि जब आप सुप्रीम कोर्ट में जासूसी का मामला पेगासस तक को लेकर जाते हैं और बताते हैं कि सरकार जासूसी तो सुप्रीम कोर्ट तक की कर रही थी, विपक्ष के नेताओं की कर रही थी, सरकारों को गिराने की दिशा के लिए जासूसी कर रही थी, तो भी सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला जाता है तो आज यह परिस्थिति कोई कह सकता है कि पेगासस पे सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कह पाया क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसले का जिक्र सरकार ने कर दिया। यानी हर वो सवाल जिस सवाल के कटघरे में सत्ता आ जाए और सत्ता उसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ दे तो सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकती है। यह एक मोटी लकीर है। इस मोटी लकीर के आइन में आपको पार्लियामेंट को भी खड़ा करना है, सुप्रीम कोर्ट को भी खड़ा करना है, तमाम इंस्टीट्यूशंस को भी खड़ा करना है और तमाम नियुक्तियां जो होती हैं, तमाम नियुक्तियों में जो हेड नौकरशाह होता है उसकी भी परिस्थिति को खड़ा करना है कि उसकी निकटता राजनीतिक सत्ता से कितनी ज्यादा थी, किस मौके पर थी। ये तमाम परिस्थितियां जब एक साथ चली आएंगी तो सवाल यह भी होगा क्या नौकरशाही के भीतर भी कोई सवाल है। लेकिन किसी के भीतर भी कोई सवाल, वो छात्र हो, वो इस देश का किसान हो, इस देश का मजदूर हो, इस देश का ब्यूरोक्रेसी हो, इस देश के जजेस की कतार हो, सबको एक पॉलिटिकल मंच चाहिए जिसके जरिए राजनीतिक तौर पर सत्ता को धराशायी किया जा सके। और राजनीतिक सत्ता को धराशायी करने का मंत्र 1952 के बाद से जितने भी चुनाव हुए उसमें हर दृष्टि नेता पर रही। यानी विपक्ष से जब पूछिएगा तो वो हो सकता है कहे कि नहीं नहीं, विपक्ष में तो बैठे हैं लेकिन बीजेपी ठीक थी, नरेंद्र मोदी ठीक नहीं है,
यानी जो एब्सोल्यूट पावर जिसके हाथ में है, क्योंकि बीजेपी के साथ तो ममता भी आकर रह चुकी है, एआईडीएमके भी एक वक्त रह चुकी है। इस देश के कई सरकारें हैं जो बीजेपी के साथ खड़ी थी, जो सत्ता में अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में गठबंधन का, लेकिन मौजूदा वक्त की परिस्थिति अलग है। तो राजनीतिक तौर तरीके जब राजनीतिक सत्ता ने बदल दिए तो विपक्ष ने अपने लड़ने के तरीके क्यों नहीं बदले? यह सवाल कोई भी पूछ सकता है। हम चुनाव में जाएंगे ये जानते हुए कि चुनाव में हमको हार मिलेगी, ये जानते हुए कि उस हार की वजह या तो कहीं टेक्नोलॉजी होगी या फिर कहीं पर एक ऐसा ध्रुवीकरण का वातावरण होगा जो कानूनी तौर पर और चुनाव आयोग की परिभाषा में फिट ना बैठता हो, लेकिन फिर भी उसे मान्यता मिल जाएगी क्योंकि वो राजनीतिक सत्ता कर रही है। यानी बिल्कुल नई परिस्थितियां इस दौर में राजनीतिक सत्ता को पाने, संभालने और बचाए रखने की है। तो सत्ता को पाने के लिए विपक्ष की राजनीति उस दायरे में नहीं जा पा रही है। उसे अब भी राज्यसभा की सीट चाहिए, उसे अब भी लोकसभा में किसी भी एक जगह पर चुनाव जीतने के लिए अपने पूरे संघर्ष को दिखाना है, चाहे वो विधायकी की सीट हो, चाहे एमएलसी की सीट हो जाए, यहां तक कि पार्षद की जीत के लिए भी सब एकजुट हैं, एक दूसरे से मरने मारने को तैयार हैं, जो विपक्ष की पूरी कतार है। लेकिन उनका अपना आंदोलन अभी भी इस देश को जागरूक करने, बताने या उन मुद्दों के आश्रय उस परिस्थिति को रखने में फेल है जहां पर यह देश फेल होता नजर आ रहा है। लेकिन इस देश की राजनीतिक सत्ता हर चुनाव के बाद खुद को पास नहीं बल्कि डिस्टिंक्शन दे देती है और कहती है कि देखिए यही वो परिस्थितियां, हम तो यही चाहते थे। और जनता भी कहती है वोट तो हम ही ने दिया है, तो इसमें क्या दिक्कत है, जीत तो हमारी ही हुई। तो इस जीत की प्रक्रिया में इससे पहले जिन सरकारों को जीतने के बाद भी पलट दिया गया, उसको भी यह देश अगर मुस्कुराते हुए स्वीकार कर रहा है तो इसका मतलब बहुत साफ है कि विपक्ष की राजनीति भोथरी हो गई, कुंद हो गई। और एक पूरी कतार अगर आप देखना शुरू करेंगे नेताओं की, उस कतार के भीतर में सबके निशाने पर कौन है। मसलन इस परीक्षा में आइए कि दरअसल अगर आप नाम लेना शुरू करते हैं, कांग्रेस के राहुल गांधी, एनसीपी के शरद पवार, टीएमसी की ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल, चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री, हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री, उद्धव ठाकरे कल तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, अब कहीं नहीं है, फारूक अब्दुल्ला एक वक्त कश्मीर, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आज की तारीख में कहीं नहीं है, विजयन जो कि केरल के मुख्यमंत्री हैं। आधे दर्जन से ज्यादा नाम बड़े नेताओं के हमने लिए। क्या इनमें से किसी ने भी इस देश के भीतर अपनी पार्टी या ऑर्गेनाइजेशनली सबको समेटकर इस देश की परिस्थितियों को रखने की कोशिश की? कुछ देर के लिए भूल जाइए कि मीडिया नहीं दिखाता है, मीडिया नतमस्तक है, वो सरकार के बातों को ही रखेगा, लेकिन पैरेलल में चीजें इस देश में सूचना तकनीक के आश्रय खड़ी की जा सकती है। क्या यह भी समझ नहीं है इस देश के तमाम ऑर्गेनाइजेशन को संभालने वाले नेताओं में? हर ऑर्गेनाइजेशन के भीतर ऐसे नेताओं की भरमार है जो अरबपति और खरबपति हैं, जिन्होंने बरसों बरस राजनीतिक सत्ता चलाई है, लेकिन वह सब उनकी निजी पूंजी है। वह इस देश के भीतर अपनी पूंजी को अब इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है कि कैसे इस देश में एक नए तरीके से संघर्ष को डेवलप किया जा सके। यहां पर वह अलग थलग पड़े हुए हैं और एक लंबी कतार इस देश के भीतर में जिन मुद्दों को उठाती है, उसको कोई राजनीतिक जमीन इस देश के भीतर में ना नेताओं के आश्रय, ना राजनीतिक पार्टियों के आश्रय, ना ही समूचे विपक्ष के आश्रय उन्हें मिल पाएगी। बचा क्या? इस देश के लोकतंत्र के भीतर की संसदीय राजनीति में अगर राजनीतिक दल का महत्व है और राजनीतिक दल ही भोतरे हो चुके हैं, उनके नेताओं को इस बात का डर है कि अगर आवाज उठाई तो जेल में, तो इसमें डर किस बात का है? दूसरी बात, कुछ इंतजार कर रहे हैं कि जब ये थक जाएंगे, जब ये खत्म हो जाएंगे, तब हमारी बारी आएगी। लेकिन इतिहास कभी भी वापस लौटता नहीं है। यह एक सच है कि मौजूदा वक्त में भारत दुनिया के सामने लोकतांत्रिक परिभाषा को नए सिरे से गढ़ने का इतिहास रच रहा है, कमोवेश हर क्षेत्र में रच रहा है। तो इतिहास अपने आप को दोबारा डेमोक्रेसी की जमीन पर कैसे लेकर आएगा? जो भी आएगा वह पूरी तरीके से एब्सोल्यूट पावर के साथ अपनी ताकत को दिखाना चाहेगा, वो कोई भी हो सकता है। तो क्या ये सारी परिस्थितियां ऐसी स्थिति में लाकर इस देश को खड़ा कर दे रही है जहां पर किसी भी इंस्टीट्यूशन का कोई मतलब नहीं होगा? क्योंकि एक सवाल बार बार आता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड तक पे सवाल कर पाने की स्थिति में इस देश का चुनाव आयोग नहीं है।
राफेल डील हुई, वो किस स्थिति में हुई, कैसे हुई, एक सवालों के भीतर चीजें गुम हो गई। किसी पॉलिटिकल पार्टी में ताकत नहीं थी कि लंबे समय तक वह इस देश को बताए कि दरअसल डिफेंस क्षेत्र में क्या हो रहा है, लंबे समय तक बताए कि जासूसी सरकार क्यों कराती है। चाहे मीडिया स्पेस दे या ना दे, लेकिन आपको उस दिशा में चीजों को आगे बढ़ाना था। इस देश के भीतर में जो लोग देशद्रोही का जिक्र हो या राष्ट्रीयता का जिक्र हो, इन दोनों कड़ियों के बीच खड़े होकर किसी पॉलिटिकल पार्टी में यह हिम्मत नहीं आ पाई कि वो बता पाए कि भारत का मतलब क्या होता है और भारत किस स्थितियों में खड़ा होना चाहिए। अब यहां से कल्पना कीजिए, क्या संसद बिना विपक्ष के चल सकती है? क्या इस देश का मीडिया बिना विपक्ष के अपने चैनलों को चला सकता है या अखबारों में आर्टिकल लिखे जा सकते हैं? इस देश का इलेक्शन कमीशन क्या विपक्ष की बगैर किसी शिकायत के, अगर वो शिकायत करना बंद कर दे और कहे नहीं जी आप ही इस देश के भीतर में सब कुछ है और फ्री कर दे, तो क्या इलेक्शन कमीशन की कोई मान्यता बचेगी? ये मानते समझते हुए कि इस देश के भीतर में हर संस्थान की जरूरत और उसकी महत्ता तभी है जब विपक्ष मौजूद रहेगा, तो विपक्ष में से भी अपने अनुकूल विपक्ष चुनने की स्थिति में अगर राजनीतिक सत्ता आ चुकी हो तो फिर विपक्ष का मतलब क्या है और डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? यह सवाल कहीं इसलिए गहरा है क्योंकि जब ईडी के सामने 122 पॉलिटिशियंस के नाम हैं, तो क्या ये 122 पॉलिटिशियंस सीधे तौर पर नहीं कह सकते हैं कि हमने अपराध ही किया है, अगर आपकी फाइल में हम सबको जेल में डाल दीजिए। कम से कम ईडी की राजनीति तो बंद होगी। यह हिम्मत कौन लाएगा, कौन दिखाएगा? क्योंकि ये जानते समझते हुए कि 2014 में जो सोचा जा रहा था, 2019 में जो सोचा गया, 2024 में जो सोचा जाएगा, वक्त इस देश के भीतर का बहुत तेजी से गुजर रहा है और कमोवेश किसी भी क्षेत्र को लेकर कोई विजन मौजूदा वक्त में विपक्ष के पास है ही नहीं। सवाल यह नहीं है कि विपक्ष के पास नहीं है तो सत्ता के पास है, जी नहीं। सत्ता भी अपने तौर पर उन्हीं परिस्थितियों को जी रही है जहां पर उसकी सत्ता बरकरार रहे और विपक्ष धीरे धीरे खत्म होता चला जाए और उसमें से कोई ताकत निकल कर ना आए। इस देश के लोकतांत्रिक परिस्थितियां दरअसल करवट ले रही है। आखिरी सवाल यही है कि विपक्ष गायब है तो यह सवाल इस देश के लोगों के सामने भी तो होगा। यह कोई नायाब चीज तो नहीं है, और लोगों के सामने जब होगा तो लोग जब विपक्ष की भूमिका में खुद को खड़ा पाएंगे तो क्या यह एक आने वाले वक्त में एक इतिहास रचा जाएगा कि उसमें से कोई निकल कर आएगा? सामान्य तौर पर ऐसा होता नहीं है, और खास तौर से 21वीं सदी में दुनिया के किसी भी देश में बढ़ती तानाशाही या राइट विंग की जो परिस्थितियां हैं, सवाल लेफ्ट और राइट का इस रूप में यहां मत लीजिए कि लेफ्ट का मतलब सर्वहारा होता है, राइट का मतलब कॉरपोरेट होता है, जी नहीं। इस दिशा में मत सोचिए। इस दिशा में सोचिए कि राजनीतिक सत्ता की ताकत जब एब्सोल्यूट हो जाए और बाकी सारी चीजें खत्म हो जाए, और उसमें भी धीरे धीरे शिखर पर बैठा हुआ शख्स अगर अपने आप को एब्सोल्यूट पावर के साथ परोसने की स्थिति में आकर खड़ा हो, लेकिन वह जिन प्रयोग को करता है उसमें उसे कहीं ना कहीं उस पार्लियामेंट की जरूरत है, उस सुप्रीम कोर्ट की जरूरत है, उस इलेक्शन कमीशन की जरूरत है, उस सेबी, ईडी, आईटी, सीवीसी, सीएजी सभी की जरूरत है जो इस देश में डेमोक्रेटिक सेटअप को बनाए हुए हैं। लेकिन विपक्ष को सोचना होगा, क्या वह लोकतांत्रिक परिस्थितियों को जीते हुए, सामने कानून को दरकिनार देखते हुए, वह फिर भी इसी राग को अपनाएगा कि हां हम तो डेमोक्रेटिक हैं, हम तो भाई कानून को मानते और हमारा संघर्ष तो कुछ ऐसा ही रहेगा, और दूसरी तरफ राजनीतिक सत्ता अलोकतांत्रिक होकर, गैर लोकतांत्रिक होकर, उन्हीं लोकतांत्रिक परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए अपनी सत्ता की ताकत का एहसास लगातार अलग अलग तरीके से कराती चली जाए, और कराता हुआ विपक्ष लगातार ये कहे कि देखिए ये तानाशाह हो गए हैं। कहने से क्या होगा? जिस देश के भीतर में कैबिनेट मिनिस्टर कहता है, इस बात का जिक्र किया गया कि दरअसल इस देश के भीतर में सुप्रीम कोर्ट जो होता है उसका काम है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो न्यायप्रिय और निष्पक्ष दिखाई दे। अच्छी बात है। और उस देश में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ये कहते हैं, एक हफ्ते पहले उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट की प्रतिबद्धता कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर है, राजनीतिक सत्ता को लेकर नहीं है। ये सब कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि ये नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।